गर्मियों का पारा चढ़ते ही हम सब सबसे पहले क्या करते हैं? सीधा एसी का रिमोट ढूंढते हैं और बटन दबा देते हैं। लेकिन सोचकर देखिए, जब ये पावर ग्रिड्स, बिजली के तार और ये आधुनिक एयर कंडीशनर नहीं थे, तब लोग उन झुलसा देने वाली गर्मियों में कैसे सर्वाइव करते थे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सिर्फ वास्तुकला और प्रकृति के शानदार तालमेल से बिना एक भी यूनिट बिजली खर्च किए अपना खुद का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बना लिया था। अब एक आम गलतफहमी यह है कि क्लाइमेट कंट्रोल जैसी एडवांस्ड तकनीक तो बस हमारे मॉडर्न समाज की ही देन है। हमें लगता है कि 1902 में विलिस कैरियर ने मॉडर्न एसी बनाया और बस वहीं से सब शुरू हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा भयंकर गर्मी वाले दिनों में प्राचीन काल के इंजीनियरों ने ऐसे गजब के तरीके खोजे थे जो इमारतों को एकदम ठंडा रखते थे, और वो भी बिना किसी बिजली के। उन्होंने सिर्फ प्रकृति के बेसिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया और सच में चमत्कार कर दिखाया। इस पूरी प्राचीन शीतलन तकनीक के पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करता है, जिसे हम कहते हैं इवैपोरेटिव कूलिंग। बेसिकली जब गर्म हवा पानी के ऊपर से गुजरती है तो पानी वाष्पित या इवैपोरेट होने लगता है। इस प्रोसेस में हवा की गर्मी छिन जाती है, उसमें नमी आ जाती है और नतीजा हवा का तापमान एकदम से गिर जाता है। प्राचीन इंजीनियरों ने फिजिक्स के इस फंडे को बहुत अच्छे से पकड़ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ हवा और पानी के सही इस्तेमाल से वो अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो प्राचीन दुनिया के इन चमत्कारों को समझने के लिए आज हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे गर्मी से बचाव के शुरुआती तरीके, फिर हवा का दोहन, पानी की ताकत, उसके बाद प्राचीन चीनी बर्फ के तहखाने और आखिर में बात करेंगे आधुनिक पैसिव डिजाइन की। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, गर्मी से बचाव। बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के आने से पहले इंसानों ने क्या-क्या एकदम बेसिक लेकिन असरदार तरीके अपनाए थे, आइए देखते हैं। जरा 2500 ईसा पूर्व के मिस्र की कल्पना कीजिए। चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान और चिलचिलाती धूप। ऐतिहासिक कलाकृतियों से पता चलता है कि उस समय दासों द्वारा नील नदी का ठंडा पानी मिट्टी के बर्तनों में भरकर लाया जाता था। फिर वो लोग घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर सरकंडों यानी रीड्स की चटाइयां लटकाते थे और उन पर लगातार पानी छिड़कते रहते थे। अब सोचिए, जब वो गर्म रेगिस्तानी हवा उन भीगी चटाइयों से होकर गुजरती होगी तो इवैपोरेटिव कूलिंग की वजह से घर के अंदर एकदम ठंडी और रिलैक्सिंग हवा आती थी। इतना ही नहीं, हाथ के पंखों से इस ठंडी नमी वाली हवा को पूरे कमरे में फैलाया भी जाता था। कितना सिंपल पर कितना इफेक्टिव। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हवा का दोहन। व्यक्तिगत स्तर से एक कदम आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर हवा के फ्लो को कैसे कंट्रोल किया गया, आइए समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तकनीक कितनी तेजी से विकसित हुई। 1000 ईसा पूर्व के आसपास चीन में पोर्टेबल हाथ के पंखे आ चुके थे। वहीं मिस्र में 1300 ईसा पूर्व में ही विंड कैचर या हवा पकड़ने वाले टावर बनने लगे थे। फिर चीन के हान राजवंश में एक इंजीनियर ने 3 मीटर चौड़ा एक रोटरी पंखा बना डाला जिसे इंसान खुद चलाते थे। लेकिन असली लग्जरी का लेवल तब पार हुआ जब तांग राजवंश के सम्राट ज़ुआनज़ोंग ने अपने महल में पूरा का पूरा कूल हॉल ही बनवा लिया। जरा सोचिए, पानी के फव्वारे और पानी से चलने वाले रोटरी पंखे, ये इतिहास के सबसे पहले वातानुकूलित कमरों में से एक था। उस जमाने के हिसाब से ये किसी अजूबे से कम नहीं था। इसी वास्तुकला का एक और बेहतरीन और एडवांस रूप हमें फारस यानी आज के ईरान में देखने को मिलता है। इसे बडगीर या विंड कैचर कहते हैं। ये सच में इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले घर की छत पर बना एक ऊंचा टावर चलती हुई गर्म हवा को कैच करता है। फिर एयर प्रेशर के कमाल से ये टावर उस गर्म हवा को एक शाफ्ट के जरिए सीधे जमीन के नीचे खींच लेता है। जमीन के नीचे कनात नाम की पानी की नहरें होती हैं। जब हवा इस पानी के ऊपर से गुजरती है तो वो एकदम चिल्ड हो जाती है और आखिर में यही ठंडी हवा वापस घर के कमरों में ऊपर की तरफ भेज दी जाती है। मतलब बिना किसी मोटर या बिजली के पूरा का पूरा घर नेचुरली ठंडा। है ना कमाल का आइडिया? चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पानी की ताकत। यहां हम देखेंगे रोमन इंजीनियरिंग को, जहां पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि तापमान को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। रोमन इंजीनियरिंग के जलवे को समझने के लिए प्राचीन पोम्पे शहर के पब्लिक बाथ्स की कहानी जानना बहुत जरूरी है। रोमन साम्राज्य के आने से पहले सैमनाइट युग में दासों को कुओं से बाल्टी खींच कर इन बड़े पुलों में पानी भरना पड़ता था। अब जाहिर है, इतनी मेहनत के बाद दिन में सिर्फ 1-2 बार ही पानी बदला जा पाता था। नतीजा, वो पानी लोगों के पसीने, त्वचा के तेल और यहां तक कि यूरिन से भरा रहता था। एकदम गंदा और अनहाइजीनिक माहौल।
लेकिन फिर एंट्री होती है रोमनों की और उनके बनाए एक्वाडक्ट्स की। उन्होंने पहाड़ों के झरनों से सीधे शहर में लगातार ताज़ा पानी बहने की व्यवस्था कर दी। इससे इन स्नानागारों की साफ सफाई में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 44,117। जी हाँ, 44,117 गैलन पानी। ये वो मात्रा है जो पोम्पेई के एक्वाडक्ट के जरिए हर एक घंटे में शहर में बहता था। इस लगातार और तेज बहाव ने न सिर्फ गंदे पानी को फ्लश आउट किया, बल्कि पूरे शहर के तापमान को भी काफी हद तक ठंडा रखने में मदद की। अब ये रोमन इंजीनियरिंग सिर्फ पब्लिक जगहों तक ही सीमित नहीं थी। जो अमीर रोमन एलीट क्लास के लोग थे, उन्होंने इसे अपने पर्सनल घरों तक पहुंचा दिया था। उन्होंने इन एक्वाडक्ट से आने वाले ठंडे पानी को पाइपों के जरिए सीधे अपने घरों की दीवारों के अंदर से फ्लो करवाया। दीवार के अंदर लगातार बहने वाले इस ठंडे पानी ने घर के अंदर के तापमान को जबरदस्त तरीके से कम कर दिया। आप कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे शुरुआती सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। आज के कई मॉडर्न घरों की तकनीक भी शायद इसके सामने फीकी पड़ जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, प्राचीन चीनी बर्फ के तहखाने। यहां बात सिर्फ हवा या पानी की नहीं, बल्कि सीधे सर्दियों की जमा देने वाली ठंड को गर्मियों तक बचाकर रखने की होगी। प्राचीन चीन का आइज़यान सच में एक गजब का आविष्कार था। दिखने में ये मुख्य रूप से कॉन्स या लकड़ी से बना एक बॉक्स होता था। जोर राजवंश के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शाही दरबार में बर्फ को स्टोर करने और खाने पीने की चीज़ों को एकदम चिल्ड रखने के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता था। इसकी सबसे स्मार्ट डिज़ाइन क्या थी? इसके निचले हिस्से में बना एक छोटा सा ड्रेन होल। जैसे जैसे बर्फ पिघलती थी, एकदम ठंडा पानी उस छेद से बाहर निकल जाता था, जिससे फिर दूसरे कामों में यूज कर लिया जाता था। टेक्निकली देखा जाए तो यह उस जमाने का एक बहुत ही शानदार रेफ्रिजरेटर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि गर्मियों में इतनी बर्फ आती कहाँ से थी? पुरातत्वविदों को जो लिंगेन यानी बर्फ के तहखानों के खंडर मिले हैं, वो इसका जवाब देते हैं। प्राचीन चीनी इंजीनियरों ने इसके लिए जमीन के नीचे बहुत गहरी खुदाई की थी। सर्दियों में जब नदियां पूरी तरह जम जाती थीं, तो वहां से बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स काटकर इन गहरे अंडरग्राउंड गड्ढों में रखे जाते थे। इसे पिघलने से बचाने के लिए मोटी मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थीं और उसके ऊपर पुआल यानी स्ट्रॉ और मिट्टी की बहुत मोटी इंसुलेशन लेयर बिछाई जाती थी। और यकीन मानिए, ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त काम करता था कि अगले साल की भयंकर गर्मियों तक वो बर्फ बिल्कुल सुरक्षित रहती थी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, आधुनिक पैसिव डिज़ाइन। चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी तकनीकें आज के दौर में कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। इसका एक बहुत ही परफेक्ट और जीता जागता उदाहरण है भारत के जयपुर में स्थित पर्ल एकेडमी। रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी के बीच बनी इस बिल्डिंग में बहुत ही कम एसी की जरूरत पड़ती है। कैसे? क्योंकि ये पारंपरिक राजस्थानी जाली का इस्तेमाल करती है, जो सीधी तेज धूप को अंदर आने से रोकती है। इसके जो छायादार आंगन है, वो स्टैग वेंटिलेशन का काम करते हैं, जहां से गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ के बाहर निकल जाती है। जगह जगह बनाए गए वाटर बॉडीज हवा को नेचुरली ठंडा करते हैं। और तो और, इमारत की छतों पर उल्टे रखे गए खाली मिट्टी के बर्तन थर्मल मास को एकदम कम कर देते हैं। मतलब प्राचीन सिद्धांतों को पूरी तरह से मॉडर्न तरीके से अप्लाई किया गया है। जैसा कि इस डिज़ाइन के बारे में कहा जाता है, ये क्षेत्र की जलवायु और संस्कृति से गहराई से प्रेरित टिकाऊ वास्तुकला का एक जीवंत उदाहरण है। मॉडर्न आर्किटेक्चर और प्राचीन ज्ञान का ये कॉम्बिनेशन सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं बनाता, बल्कि ऐसे स्पेस तैयार करता है जो सीधे प्रकृति के साथ सिंक में काम करते हैं। जब हम लोकल क्लाइमेट और अपनी हिस्ट्री को समझकर कुछ डिज़ाइन करते हैं, तो रिजल्ट सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद काम के होते हैं। इस तरह के डिज़ाइन से न सिर्फ हम भारी भरकम बिजली के बिल से बचते हैं, बल्कि अपने पर्यावरण को भी बचाते हैं। तो आज जब हमारी दुनिया क्लाइमेट चेंज और लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रही है, तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। मॉडर्न एसी हमें ठंडा तो करते हैं, लेकिन भारी बिजली खर्च करके बाहर और ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। वहीं हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने यह साबित कर दिया था कि बिना किसी एमिशन या प्रदूषण के भी हम आराम से रह सकते हैं। शायद कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखना ही सबसे सही रास्ता होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आज के इस क्लाइमेट क्राइसिस का असली समाधान कहीं ना कहीं हमारे अतीत में ही छिपा हो? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं।